ग्लोबल इंडी ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 में हुई, जो इंडिया के अंदर हुई थी, वो रिसेंटली हुई थी। तो उसके अंदर कुछ की हाइलाइट्स और आउटकम उस समिट की क्या है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट की। डेमोक्रेट है ये, इंडिया जो है लीड चेयर है ना जी पाई की, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई की, ठीक है, तो इसलिए ये समिट इंडिया में हुई थी। इसमें इम्फिसाइज किया, देखो एआई में, एआई फॉर वर्ल्ड, डेमोक्रेटाइजिंग एआई, ठीक है, एआई गवर्नेंस, वो सब चीज़ें आती रहती है, तो डेमोक्रेटाइजिंग एआई की बात हुई, ठीक है। अब न्यू इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप ऑन एआई, ओईसीडी और जीपाई के बीच में इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप एआई पे, इस चीज़ की बात हुई। कंसेंसस अबाउट फ्यूचर विजन ऑफ द जीपाई, उसके बारे में कंसेंसस हो गया। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था ना जी पाई का, मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, उसके ऊपर एक कंसेंसस बन गया फ्यूचर विजन ऑफ जी पाई को लेकर। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ना, वो बैलेंस बिटवीन एआई प्रमोशन एंड एआई रेगुलेशन के बारे में बात करता है। मोर असर्टिव ऑन डेवलपमेंट रोल, ये इन कंट्रास्ट था जो ब्लेचली ब्लेचली डिक्लेरेशन था ना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ब्लेचली डिक्लेरेशन, ग्लोबल एक्शन नीड टू टैकल एआई रिस्क, उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इसी में उस पर इम्पोर्टेंट है। हाउ दिल्ली डिक्लेरेशन एक मिडल पाथ फाइंड किया बिटवीन एआई प्रमोशन एंड रेगुलेशन, एआई रेगुलेशन और एआई प्रमोशन में एक मिडल पाथ फाउंड किया, ठीक है। जो जी पाई है, अभी ये 29 मेंबर्स की एक समिट है, जो उसने यूनानिमसली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, अंडरस्कोरिंग नीड टू मिटिगेट रिस्क जो अराइज हो रहे हैं ना एआई सिस्टम्स से, प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस क्रिटिकल रिसोर्सेज जो एआई इनोवेशन से रिलेटेड है, जैसे कि हाई एक्यूरेसी क्वालिटी डेटा सेट या फिर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, वो सब। डिक्लेरेशन जो है एग्जैक्ट कंट्रास्ट में था जो यूके का एआई, यूके एआई सेफ्टी समिट, जो ब्लेचली पार्क में हुई थी ना, तो जो ब्लेचली एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ था, उससे स्टार्क कंट्रास्ट में है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये जो ब्लेचली समिट थी टू टैकल द रिस्क फ्रॉम द एआई सिस्टम, उसको लेकर थी। अब जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसने बैलेंस की बात करी इनोवेशन और इसके बीच में एआई सिस्टम्स में जो एसोसिएटेड थी। वाइल इट इज़ लार्जली अपबीट अबाउट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एआई से मिल सकते हैं, उसने फ्लैग किया फेयरनेस, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कंसर्न। The declaration said that global framework for use of AI be rooted in democratic values and human rights. तभी democratization of AI की बात हुई। Safeguarding dignity and well-being, personal data protection, intellectual property rights, privacy, security, fostering innovation, ठीक है, trustworthiness, responsible, sustainable, trustworthy, responsible, sustainable, and human-centered use of AI. The, uh, the declaration agreed on support AI innovation agriculture as new thematic priorities. जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ब्लेसली डिक्लेरेशन से कैसे अलग था, जी पाई में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था ना, एड्रेसेस नीड टू टैकल एआई रिलेटेड रिस्क, इट लार्जली सपोर्ट इनोवेशन, इसको रिस्क एआई रिलेटेड रिस्क को वो करता है एड्रेस, बट लार्जली सपोर्ट एआई इनोवेशन को सपोर्ट करता है वो। जो एसेंस है ना, वो ये था अपना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का कि एआई इज इनहेरेंटली गुड एंड इज कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट सम हार्म्स नीड टू बी मिटिगेटेड अलोंग द वे। अब जो डिक्लेरेशन था, वो जो यूके एआई समिट से, यूके एआई सेफ्टी समिट में साइन हुआ था, पुट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फर्स्ट, रिलेटेड टू एआई इन द सेंटर ऑफ डिस्कशन। जो 28 मेजर कंट्रीज थे, जिसमें से इंडिया भी एक थी, इंडिया, चाइना, यूएस, ये सब भी थी, ईयू, agreed to sign a declaration जो global action is needed to tackle potential risk of the AI, तो उन्होंने एग्री करा। इस डिक्लेरेशन की नोट क्या थी कि पोटेंशियल फॉर सीरियस इवन कैटास्ट्रोफ हार्म, इधर डेलिबरेट और अनइंटेंशनल, ये हो सकता है एआई मॉडल से। रिस्क बियॉन्ड फ्रंटियर एआई, एज वेल एज रिस्क बियॉन्ड फ्रंटियर एआई, जैसे कि खाली फ्रंटियर एआई ही रिस्क नहीं हो सकती, बट बायस एंड मतलब ट्रांस ह्यूमन बन जाना ही फ्रंटियर एआई से
रिस्क नहीं हो सकता, बट बायस एंड प्राइवेसी आर ऑल्सो रिस्क। फ्रंटियर एआई क्या है? हाईली कैपेबल फाउंडेशन जनरेटिव एआई मॉडल्स that could possess dangerous capabilities that can pose severe risk to public safety. जो फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशन फॉर्मुलेशन रेगुलेशन फॉर्म करना है बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड यूजर हार्म अप्रोच। रिस्क बेस्ड यूजर हार्म अप्रोच एट इनॉग्रल सेशन ना जी पाई समिट में मोदी ने भी बोला था कि डुअल पोटेंशियल ऑफ एआई, एआई रिस्पॉन्सिबल एआई की बात होती है, डुअल पोटेंशियल ऑफ एआई की बात होती है कि बिगेस्ट टूल ऑफ डेवलपमेंट भी बन सकता है ये 21वीं सदी का, बट पोटेंशियली प्ले अ वेरी डिस्ट्रक्टिव रोल। इसके लिए ही हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया कि एआई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एआई गवर्नेंस और एआई प्रमोशन में एक बैलेंस बना के चलता है। ब्लैचले डिक्लेरेशन की तरह ये सोल फोकस इज नॉट ऑन एआई रिलेटेड रिस्क। अब जैसे एआई गवर्नेंस है फिर वैसे क्वांटम गवर्नेंस है। ऑक्सफोर्ड ने क्वेश्चन किया कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी से वो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड है। इंस्पाइट जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है ना, वो एक रिस्क कैरी करता है, पोटेंशियल ऑफ डुअल यूज जो है डिजिटल सिक्योरिटी को ये हैम्पर कर सकता है। कॉल्ड फॉर इसलिए क्वांटम गवर्नेंस टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एक्सप्लोर इट्स बेनिफिट। अब जो क्वांटम गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जैसे इसे सेटीना टेक गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स कह देते हैं। ये हमारी खुद की टर्म है, सेटीना। सेटीना सेटीना जैसे होती है ना, तो इसमें सेटीना, सेटीना टेक गवर्नेंस। सी से अपना कॉमन गुड, ई से इक्विटेबिलिटी, टी से ट्रांसपेरेंसी, आई से इंक्लूसिवनेस, एन से नॉन मेलिफिसेंस और ए से अकाउंटेबिलिटी। सेटीना टेक गवर्नेंस प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस क्या है? रिस्पॉन्सिबल क्वांटम कंप्यूटिंग, अर्ली एथिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज। चैलेंजेस क्या है? रिसर्च, देखो टेक के डेवलपमेंट में ना हमेशा दो एलिमेंट्स आएंगे। एक तो जो प्राइवेट है वो प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करता है, इसीलिए ही वो रिस्पॉन्सिबल टेक डेवलपमेंट इसको वो करता है, या ओपन टेक ओपन क्वांटम डेवलपमेंट इट इज मोस्ट फोकस ऑन कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इन सब पे फोकस है वो, क्यों प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच लेता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जो रिसर्चर हैं वो फेवर करते हैं कि ओपन क्वांटम फ्रेमवर्क्स को, ठीक है, बट जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं आईपीआर को, प्रोटेक्शन को एंड फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज। रिसर्चर ओपन क्वांटम फ्रेमवर्क्स को फेवर करते हैं, बट जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं वो स्ट्रॉन्ग आईपीआर मैकेनिज्म्स को। ठीक है, लिमिटेड एविडेंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पॉलिसीज इन क्वांटम गवर्नेंस। क्वांटम टेक्नोलॉजीज की डेफिनेशन है इसकी, ये जब हम क्वांटम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब इनिशिएटिव टेकन क्या है? नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। एक नेशनल मिशन है चल रहा है, जैसे नेशनल मिशन ऑन एआई आया ना अभी इसी साल, पहले इससे पिछले साल नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन आया था 2023 में। 21 क्वांटम हब्स कंट्री में स्टैब्लिश करें, चार क्वांटम रिसर्च पार्क्स। जब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे तब ये सब हम पढ़ेंगे। स्नो ब्लाइंड मालवेयर, मालवेयर वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो ये नाम याद रख लेते हैं क्योंकि मीन्स में ये काम आएगा। स्नो ब्लाइंड मालवेयर एंड्रॉयड फोन्स में ये आजकल टारगेट हो रहा है। इसमें जो बैंकिंग डिटेल्स हैं या अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये स्टील करने का काम, साइबर एस्पिनेज का काम ये कर रहा है। क्या? स्नो ब्लाइंड मालवेयर, ये ब्लाइंड कर देता है स्नो के पीछे, स्नो ब्लाइंड मालवेयर। अब देखते हैं नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल देखते हैं। ये जो टूल है ना इसे कहते हैं ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म, ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। जो बीआरएम है ना, वो जो मोबाइल जेनेटिक मटेरियल है जिन्हें जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, जो अपने आप को कट एंड पेस्ट कर लेते हैं अपने आप ही किसी जीनोम में, ठीक है, ऑन द गो डीएनए मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एंड ऑन द गो मतलब कि एक साथ ही, ऐसा नहीं पहले कट कर रहे हैं देन इम्प्लांट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऑन द गो ये कर सकते हैं। अब
प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। और ये जो BRMs है ना, ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म, ये मतलब ये जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जंपिंग जीन, ये हर लाइफ फॉर्म में अवेलेबल भी होता है। तो जंपिंग जीन होते हैं आर स्मॉल DNA सेगमेंट विद अ रिकॉम्बिनेस enzyme along with extra DNA segment at the ends of the genes that binds and manipulate DNA। ये ज़्यादा ही टेक्निकल है। BRM केवल अगर कोई जीन एडिटिंग की बात करें तो BRM का नाम मत लिखना बोलना, क्योंकि BRM इज द रीसेंट टेक्नोलॉजी एंड इट गिव्स द इम्पैक्ट यू नो इट ऑल। तो ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म जो नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल है, ठीक है, इसका नाम मत लिखना बोलना। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं BRM के बारे में। जो एक्स्ट्रा डीएनए है ना एट द एंड ऑफ द जंपिंग, एक्स्ट्रा डीएनए एट द एंड ऑफ द जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन के एंड में जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो एक साथ ज्वाइन हो जाता है एंड कन्वर्ट कर देता है जो डबल डबल हेलिक्स, वो है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स। मतलब डबल DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसे सिंगल RNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। This bridge couples this bridge molecule can into bind to two DNA segments। एक डोनर सेगमेंट है, दो एंड होंगे ना, तो ये जो ब्रिज RNA मॉलिक्यूल है ये बाइंड कर जाता है टू DNA सेगमेंट्स को, एक जो डोनर है एक टारगेट है। अलाइंग फ्लेक्सिबल DNA मॉडिफिकेशन, ये डोनर और टारगेट लूप जो है इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम करे जा सकते हैं, ऑफरिंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। इस BRM ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म का जो फायदा है ना, रीअरेंज, रिकम्बाइन, इन्वर्ट, डुप्लीकेट, मूव, परफॉर्म अदर एडिटिंग ऑपरेशंस, काफ़ी लंबी DNA सीक्वेंसेस पे ये हम सब कर सकते हैं। इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस जीन एडिटिंग थेराप्यूटिक्स एंड ट्रीटमेंट्स। अब कुछ कुछ जीन एडिटिंग टेक्स ये हम वैसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ नाम देख लेते हैं। क्रिस्पर कैस9 टेल न्यूक्लियस, क्रिस्पर कैस9 टेल न्यूक्लियस, जीन फिंगर न्यूक्लियस, RNA इंटर रानी RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये पांच एक नाम याद कर लेंगे, ऐसे सर्कल बना के लिख देंगे। ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म, क्रिस्पर कैस9, टेल न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस और RNA इंटरफेरेंस। जब भी जीन एडिटिंग का कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही एक सर्कल बनाए हब एंड स्पोक मॉडल में, ये पांच चीजें लिख देंगे। कौन सी? एक तो यही अपना रिकॉम्बिनेस न्यूक्लियस, मतलब ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म, BRM, BRM क्रिस्प कैस9, BRM क्रिस्प कैस9 टेल न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टेल न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, RNA इंटरफेरेंस। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में देखते हैं। जो नया IVF प्रोसीजर है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन का, तो वो क्योर ऑफर करता है हमें मीटो के लिए। मीटो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को मीटो कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस होता है ना किसी भी सेल का, 90% ऑफ द एनर्जी जो लाइफ सस्टेन करने के लिए है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। अब जो मीटो है वो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन है जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है ना। अब जो इम्पेयर्स कर देता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी ताकि कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। अब दो तरीके की ये होती है, एज देयर आर टू काइंड ऑफ DNA। दो तरीके की होती है, एक तो न्यूक्लियर DNA जो इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, और DNA ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो केवल मदर से आता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में देखते हैं। नीपा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रायल जो है वो इंडिया में चल रहे हैं, मतलब 2025 से चलेंगे नीपा वायरस के लिए ना। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रायल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है? लैब मेड प्रोटीन है जो मिमिक करता है नेचुरल एंटीबॉडीज को। ठीक है, इसका काम डायग्नोस्टिक्स में हो सकता है, जैसे एलिसा टेक्निक है, डायग्नोस्टिक्स में हो सकता है, या डिजीज के ट्रीटमेंट में हो सकता है, या एनालाइज सेल टाइप इन ब्लड टिश्यू। ठीक है, विद द यूज ऑफ फ्लोरोसेंट टैग्स वगैरह। अब EEG, EEG को जैसे ECG होता है ना, ऐसे ही एक होता है EEG। EEG को 100 साल हो गए हैं। EEG होता क्या है? इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोइंसाइफ्लोग्राफी, 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 इलेक्ट्रोइंसाइफ्लोग्राफी। नीडो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम 5 टाइप देख चुके हैं। कौन सी थी? रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म, ठीक है, BRM, ब्रिज रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म, अपना क्रिस्प कैस9 टेल न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, RNA इंटरफेरेंस। EEG है इलेक्ट्रोइंसाइफ्लोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसाइफ्लोग्राफी इट इज़ अ मेडिकल टेस्ट जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना न्यूरॉन्स की, उसको डिटेक्ट करता है। ये स्मॉल मेटल डिस्क, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह है वो दिमाग में डाल दी जाती है स्काल्प में। तो ये कुछ कुछ डिजीज को डिटेक्ट कर देता है, जैसे ब्रेन की डिसऑर्डर डिजीज है, एपिलेप्सी है, ट्यूमर्स, डैमेजेस एक्सेट्रा, उनको डिटेक्ट कर लेता है। अब देखते हैं आदित्य L1। वो अपना पहली हेलो ऑर्बिट में चक्कर कंप्लीट कर चुका है ना। तो अर्ली 2024 में ये इंसर्ट हुआ था हेलो ऑर्बिट में। ये लेग्रांज L1 पॉइंट पे ये इंसर्ट हुआ ना आदित्य L1। तो उसी के पास हेलो ऑर्बिट में ही घूम रहा है। L1, L2, L3, L4, L5 5 लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं। लेग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल किसी भी दो लार्ज बॉडीज की, और जो भी बॉडी घूम रही है उसका अपना सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सब बैलेंस आउट हो जाता है ना, तो उसे लेग्रांज पॉइंट कहते हैं। L1, L2, L3, L4, L5। जो हेलो ऑर्बिट क्या होती है? दीज आर पीरियोडिक एंड, एक तो ये 2 डायमेंशनल है हेलो ऑर्बिट, ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स है रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के हमने देखा। हेलो ऑर्बिट 3 बॉडी सिस्टम, हेलो ऑर्बिट एग्जिस्ट इन 3 बॉडी सिस्टम। हेलो ऑर्बिट 3 बॉडी सिस्टम में ही एग्जिस्ट करता है। अब बेनिफिट क्या है L1 में ना प्लेस करने का? कि एक तो उसकी मिशन लाइफ बढ़ जाएगी, 5 साल है लगभग उसकी मिशन लाइफ टाइम। जो फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी, तो इसीलिए जो मैन्यूवर करने की ज़रूरत है ना, फ्यूल धीरे धीरे कम होगा। तो जो वेट वगैरह चेंज होने के कारण जो मैन्यूवर करने की मैन्यूवर्स की नीड है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब अबाउट आदित्य L1 मिशन क्या है? किस लिए ये मिशन है? ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो ऐसा आउटर स्पेस में मतलब सन के लिए जो पहला स्पेस मिशन है इंडिया का। ये सन स्टडी सन्स कोरोना, सोलर एमिशन, कोरोनल मास इजेक्शंस, सोलर विंड एंड फ्लेयर्स, इन सबको स्टडी करेगा। इसमें 7 पेलोड्स ये कैरी कर रहा है ना, VLC सूट एक्सेट्रा। तो ये सब पेलोड को जब हम आदित्य L1 मिशन पढ़ रहे होंगे ना साइंस एंड टेक में, तब पढ़ लेंगे। अभी जरूरत नहीं है कुछ करने की। अभी तो सिर्फ इतना जानना है कि आदित्य हेलो ऑर्बिट में अपना पूरा पहला साइकिल कंप्लीट कर चुका है। L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स होते हैं। आदित्य L1 पॉइंट पे है। हेलो ऑर्बिट 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होती है, ठीक है। ये 5 साल के लिए है, न्यू फ्यूल की कमी, ठीक है। अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है सन का L1 पॉइंट का, ये भी फायदा है। अब देख लेते हैं हम प्लानिटरी डिफेंस क्या है। इसरो कीन है ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स में ना पार्ट लेने के लिए। इसरो इज लुकिंग टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोपिस एपोपिस एपोफिस एपोप एपोप, जैसे हिप हॉप होता है ना, वैसे एपोप है। एपोप हिस, ठीक है। अगर डिफेंस, प्लेनेटरी डिफेंस के फील्ड में अपने को योगदान देना है, तो एपोफिस, एपोफिस पे सबसे पहले स्टडी करो। एपोफिस क्या है? ये एक एस्टेरॉइड है जो 32,000 किलोमीटर दूर है धरती से, फ्रॉम अर्थ इन 2029। ये 32,000 किलोमीटर दूर होगा। अब जो एस्टेरॉइड एपोफिस है ना, वो 2004 में डिस्कवर हुआ था एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट जो हैजार्डियस हो सकता है ना अर्थ के लिए, वो है। बिलियंस ऑफ कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स हैं, बट जब कोई भी कॉमेट एस्टेरॉइड्स वो काफी क्लोज आ जाता है अर्थ के, तब उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नो रिस्क ऑफ एपोफिस इम्पैक्टिंग आवर प्लैनेट एटलीस्ट 1 सेंचुरी तक, बट उसके बाद भी प्लैनेट को डिफेंस कर सके, इसीलिए ये है। अब प्लानिटरी डिफेंस, इसमें क्या आता है? इसमें कोई भी जो एफर्ट स्ट्रैटेजीज जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, फ्रॉम द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ द एनियोज, ठीक है, उसे प्लानिटरी डिफेंस कहते हैं। ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इसके अंदर होती है। या तो आप डिटेक्ट, पहले सबसे पहले तो डिटेक्ट करो, देन उसे ट्रैक करते रहो। डिटेक्ट कर लिया था हमने, जैसे इसे 2004 में डिटेक्ट कर लिया था, तब से हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम स्पेस अवेयरनेस भी कहते हैं ना।
तो पहले डिटेक्ट करो देन ट्रैक करते रहो, फिर इम्पैक्ट करो उसके असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट करो कि अगर इम्पैक्ट होता है तो कितना क्या डैमेज होगा, और डिफ्लेक्शन जैसे डार्ट वगैरह उससे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। अब ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स अभी तक हो क्या क्या है, जैसे कि नासा का डार्ट प्रोग्राम था। डार्ट मतलब डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये फर्स्ट एवर ऐसा मिशन था जो डायरेक्टली डिफ्लेक्ट करने के लिए ही हुआ था ना। तो एस्टेरॉयड डीडीमॉस जो था एंड इट्स मूनलेट डिमॉर्फस, एस्टेरॉयड Didymos and its moonlet Dimorphos. Didymos dimorphos. Asteroid Didymos and its moonlet Dimorphos. Didymos dimorphos. ये डार्ट प्रोग्राम के अंदर था, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट के अंदर। फिर अगला है डार्ट नियो कोऑर्डिनेशन, नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर। नियो कोऑर्डिनेशन मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर बाय ईएसए। डार्ट, डार्ट का नासा का था। नियो, डार्ट, डार्ट नियो, डार्ट नियो, डार्ट नियो, डार्ट नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर, डार्ट नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर, नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर, एनसीसी, नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क। 2013 में ये स्टैब्लिश हुआ था टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिटेक्ट कर सके, ट्रैक कर सकते हैं और कैरेक्टराइज कर सके ना न्यूज को। अब ओसिरिस अपोफिस अपोफिस एक्सप्लोरर, ओसिरिस अपोफिस एक्सप्लोरर। हम भी अपोफिस को ही वो करने की कोशिश करेंगे अब स्टडी। तो ये भी ओसिरिस अपोफिस, अपोफिस तो मेरे को याद ही रहेगा, ओसिरिस अपोफिस एक्सप्लोरर। एक जो मिशन था टू गैदर सैंपल बेनू से, बेनू से जो सैंपल कलेक्ट करने का मिशन था उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करने के बाद ऑसिरिस जो रेक्स था, ऑसिरिस रेक्स अब सेंट टू स्टडी अपोफिस। ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके अब ए आगे लगा दिया अपोफिस का, तो रेक्स था अब उसे एपेक्स बना दिया। ठीक है, स्टडी अपोफिस ऑसिरिस एपेक्स, ऑसिरिस एपेक्स। अब हम देखते हैं मार्स ओडेसी ऑर्बिटर। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है। मार्स ओडेसी ऑर्बिटर के बारे में हम पढ़ते हैं। जो नासा का एमओ होता है ना मार्स ओडेसी ऑर्बिटर, वो कैप्चर करा उसने लार्जेस्ट वॉल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम जिसका नाम ओलिपस मॉन्स है। ओलिपस मॉन्स मार्स का मार्स लार्जेस्ट वॉल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम का। कौन सा? ओलिपस मॉन्स, ओलिपस मॉन्स, ओलिपस मॉन्स, ओडेसी ओलिपस मॉन्स, मार्स, मार्स ओडेसी ओलिपस मॉन्स, मार्स ओडेसी ओलिपस मॉन्स, मार्स ओडेसी ओलिपस मॉन्स। ठीक है, अबाउट मार्स ओडेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो मिशन था नासा का, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअली एक्टिव ऑर्बिटल मिशन है ना। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था ताकि ये एक ग्लोबल मैप बना सके जो मिनरल्स या फिर केमिकल एलिमेंट्स वगैरह मार्शियन स्पेस पे थे ना। तो मार्स पे ये पहला ऐसा वो था जो ग्लोबल मैप बनाने के लिए मार्स का ये मिशन स्टार्ट हुआ था। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ये डिटरमिन अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन शैलो सरफेस में कितनी है, एक्वायर द हाई स्पेशियल एंड स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इमेजेस सरफेस मिनरोलॉजी की, एंड कैरेक्टराइज मार्शियन जो नियर सरफेस रेडिएशन है इन्वायरमेंट की उसको। ठीक है, अब लूनार केव के बारे में पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड केव मून पर जो है, जो सरफेस एक्सेसिबल है वो रिसर्चर्स के लिए, रिसर्चर्स ने अपना एविडेंस मिले हैं उसके। ये जो केव होती है ना, वॉज रिकॉर्डेड एट एक सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्पेस में, लूनर लूनर सरफेस पे है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये एक लार्ज डार्क बसाल्टिक प्लेन है लूनर सरफेस पे। अबाउट लूनर केव, तो जो लूनर केव्स है, अंडरग्राउंड पैसेज है जो वॉल्केनिक प्रोसेसेस से फॉर्म हुआ है ना, डेटा कनेक्टेड टू पिट्स जो मून के सरफेस को कवर कर रहे हैं। अब इसकी डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमें मून की इवोल्यूशन में एक तो ये इंसाइट प्रोवाइड करेगी उसके लूनर वॉल्केनिज्म में, और दूसरा कि अगर जो
फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स जो मून पे रहने की सोचेंगे, तो उनके लिए ये शेल्टर प्रोवाइड करेगी रेडिएशन से, मीटी माइक्रो मीटेरॉइड से, क्या, और जो अपना टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं उनसे। अब एसएमआर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। बजट 2024-25 के अंदर ना ये अनाउंस किया था सेंटर ने, क्या कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर करेंगे ताकि वो बीएसआरस, एसएमआरस नहीं बीएसआरस, भारत स्मॉल रिएक्टर्स बीएसआर स्टेब्लिश करे। ये जो अनाउंसमेंट है ये हिस्टोरिक शिफ्ट था इंडिया की ओरिजिनल न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर ना, एज एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 डिड नॉट परमिट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। तो जो बीएसआर थे ना, आर अलाइंड विद ग्लोबल ट्रेंड्स। जो एसएमआरस को लेके हम ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं, बीएसआर उसके साथ अलाइन था। पर अनलाइक एसएमआरस विच आर entirely न्यू कॉन्सेप्ट, जो इन्वॉल्विंग जिसके अंदर फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल्ड रिएक्टर्स, एसएमआरस के अंदर फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल्ड रिएक्टर्स थे। बट अनलाइक दिस, जो भारत वो है ना बीएसआर, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, जो बीएसआर है वो बेस्ड ऑन इंडियाज एक्सिस्टिंग जो पीएचडब्ल्यूआर थे अपना, उनके उन पर ही बेस्ड है। ठीक है, प्रेशराइज्ड हाई हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। दे इनहेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। जो इंडिया का शेयर अभी 1.6% शेयर ही है न्यूक्लियर एनर्जी का ना इंडिया के में। तो जो भारत बीएसआर है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, दे विल इंक्रीज जो न्यूक्लियर एनर्जी का वो है कंट्रीब्यूशन है। अब रिएक्टर्स देख लेते हैं। लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर हम उसे कहते हैं जो 700 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा जनरेट कर रहा है। अब स्मॉल उसे कहते हैं जो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा जनरेट कर रहा हूँ। और हम माइक्रो उस रिएक्टर उसे कहते हैं जो 10 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। जो ये एसएमआरस होते हैं ना, वही जैसे बताया 300 मेगावाट पर यूनिट से ज़्यादा अगर जनरेट कर रहे हो तो। अब देयर आर मोर देन 80 एसएमआरस डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट ग्लोबली, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज में अभी वो है। अपना देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है एसएमआरस की। तो एक तो इनकी स्मॉल है तो उनकी फील्ड रिक्वायरमेंट कम है, रिफ्यूलिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, हर 3 से 7 साल में करनी पड़ती है, जो कि लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये 1 से 2 साल में करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन टाइम बच जाता है। क्यों कंस्ट्रक्शन टाइम? क्योंकि फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल्ड रिएक्टर्स, फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल्ड रिएक्टर्स मिल जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन टाइम उनका बच जाता है। क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड यूनिट ऑफ एसएमआरस है जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं, जो शिप हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं किसी भी साइट पे। ठीक है, और जो एलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली लोअर द पोटेंशियल ऑफ अनसेफ रिलीज। अब तोकमक फ्यूजन रिएक्टर के बारे में हम देखते हैं। जो चाइना है ना, उसने वर्ल्ड का फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक पहले इसने बना लिया है। चाइना ने क्या बना लिया है? वर्ल्ड का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक डिवाइस HH70। अगर ये नाम याद रहेगा तो बहुत अच्छा। अगर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि चाइना की ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक HH70 चाइना ने बना चुका। प्रीवियसली जो EU और जापान है उन्होंने इनॉग्रेट करा था अपना JT67 HH70 JT60 HH70 JT60 ऐसे HH70 JT60 ऐसे। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टोकमक फ्यूजन रिएक्टर जो जापान में है होगा, प्लेज सपोर्ट करा। और इसने जो एडवांस फ्यूजन रिसर्च ITER में हो रही है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो EU एंड जापान ने इनोग्रेट किया मोस्ट एडवांस तोकमक फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे। चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक डिवाइस, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, ऐसी तोकमक डिवाइस बना दिया, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक डिवाइस। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो हमें पता ही है क्या होता है।
मोस्टली इसमें जो होता है ना, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम को मिक्सचर यूज करा जाता है फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर। ये आइसोटोप्स हैं अपने हाइड्रोजन के ना। अब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज में पहले इंक्लूडेड है? ये ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप का ही रिजल्ट है। इसमें कुछ कुछ कंट्रीज हैं, तो इसका कैसे हम पढ़ेंगे ये देख लेते हैं, या कैसे याद करेंगे कौन कौन सी कंट्री है। क्लेवर इंजीनियर्स इन जापान रीच अल्टीमेट काइनेटिक एनर्जी। क्लेवर इंजीनियर इन जापान रीच अल्टीमेट क्लाइमेट काइनेटिक एनर्जी। तो क्लेवर से सी से चाइना, ई से ईयू, फिर आई एन इन जापान, इन से इंडिया, जापान से जापान, रीच से रशिया, यू से यूएसए, के से कोरिया, ई से यूरोप, ई से यूरोप, ई से यूरोप। क्लेवर इंजीनियर, ठीक है। हाई काइनेटिक एनर्जी, ई से यूरोप अगेन, ई दो बार आ रखा है, ठीक है। अब इट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रांस के अंदर ना। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ताकि वो फ्यूजन रिएक्शन की वायबिलिटी को प्रूव कर पाए। इट विल बी द लार्जेस्ट टोकमक डिवाइस टू टेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन एनर्जी की। अब जो आईटीआर है, उसने डिजाइन फॉर हाई फ्यूजन पावर गेन विद अबाउट 10 फोल्ड रिटर्न, मतलब क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए करंट रिकॉर्ड जो भी फ्यूजन पावर गेन का है ना इन तोकमक, वो क्यू इक्वल टू 0.67 का ही है। जो यूरोप का जेईटी प्रोग्राम है ना, जेट फैसिलिटी है, यूरोपियन जेट फैसिलिटी है, उसके अंदर ही अचीव हुआ है 0.67। क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का उनका 10 फोल्ड का टारगेट है आईटीआर का। आईटीआर इंडिया, इंडिया ने 2005 के अंदर फॉर्मली ज्वाइन किया। तो जो प्रोजेक्ट है ना, वो स्पेशल इस आईटीआर इंडिया इस स्पेशली empowered प्रोजेक्ट ऑफ आईपीआर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो है, उसका ये प्रोजेक्ट है वैसे। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ अपना प्लाज्मा रिसर्च, उसका पार्ट है। आईटीआर इंडिया किस क्या काम करता है आईटीआर के अंदर? ये डिलीवरी ऑफ आईटीआर पैकेजेस कर रहा है, जैसे कि इनवॉल्व शील्डिंग को डिलीवर करना, कायरो कायरोस्टाट कायरोस्टाट, ये कुछ कुछ नाम याद रखने हैं। क्रायोजेनिक इंजन जैसे अपना उसमें लग रहा है ना अब रॉकेट्स में, ऐसे क्रायोजेनिक सिस्टम हम डिलीवर कर रहे हैं। हम कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम डिलीवर किया, कूलिंग वाटर सिस्टम डिलीवर कर रहे हैं। देखो सब कूल कूल करने के लिए क्रायोजेनिक सिस्टम, क्रायोस्टैट, कूलिंग वाटर सिस्टम, सब कूल कूल करने के लिए यूज कर रहे हैं। इनवॉल्व शील्डिंग, ये सब हम इंडिया से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब लाईफाई टेक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे वाईफाई होता है ना, वायरलेस फिडिलिटी, ये लाईफाई है, लाइट फिडिलिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ने फंड किया था एक स्टार्टअप को, फंडेड अ स्टार्टअप अंडर आईडीएक्स, ठीक है। किस लिए फंड किया था? ताकि वो लाइफाई टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर पाए इंडियन डिफेंस सेंटर के लिए, पर्टिकुलरली नेवी के लिए, ठीक है। अब जो लाइफाई लाइट फिडिलिटी है, ये क्या है? इसके अंदर बाई डायरेक्शनल, जैसे वाईफाई के अंदर भी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कोई ट्रैफिक इनगोइंग एंड आउटगोइंग है, ऐसी ये भी बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है जो यूजेस विजिबल सिग्नल, विजिबल लाइट, 400 से 800 जो नैनोमीटर वगैरह की लाइट होती है ना, उतनी ये यूज़ करेगा। विजिबल लाइट मतलब यूज़ कर रहा है, बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम जो विजिबल लाइट यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, अनलाइक वाईफाई जो कि रेडियो वेव्स यूज़ करता है। ये ट्रांसमिट करेगा डाटा विद एलईडी की हेल्प से। ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल में ओटीज़ के अंदर यूज़ हो सकता है, फिर पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ हो सकता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो इंटरफेरेंस कॉजेज सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे लाइफाई टेक ने ये डायग्राम बना रखा है। दिस इज नॉट वेरी गुड बट ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है लाइफाई की? ये फास्टर है, इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है,
हाई बैंडविड्थ है, देखो बैंडविड्थ भी ज़्यादा डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा रेट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हाई बैंडविड्थ भी है, हाई डेटा रेट भी है, और इंटरफेरेंस नहीं होगी उसके बीच में, ठीक है। और ये चीपर भी है, ये 10 गुना चीपर है ये वाईफाई से, क्योंकि रिक्वायर उसके अंदर फ्यूअर कंपोनेंट, एक एलईडी तो चाहिए, तो ये चीपर भी है, फास्टर भी है, चीपर है, फास्टर है, हाइयर बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है, लोअर इंटरफेरेंस है इसके अंदर। बट जो लाइट है ना, डज नॉट पास थ्रू वॉल्स, मतलब लाइट वॉल से पास नहीं होती है, अनलाइक रेडियो वेव, तो ये इंटरसेप्शन भी इसकी नहीं होती। पर डिसएडवांटेज क्या है, एक तो शॉर्टर रेंज है, दिख ही रहा है, एंड कैन बी असेस्ड बियॉन्ड कैन नॉट बी असेस्ड बियॉन्ड इल्यूमिनेशन रेंज, जहाँ इल्यूमिनेशन है ही नहीं उसकी रेंज के बाहर ही एक्सेस नहीं हो सकता, और वो भी शॉर्ट रेंज के अंदर, तो इसके बड़ी दिक्कत भी है। स्टील स्लैग के बारे में हम देखते हैं। गाइडलाइन फॉर स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन, यूटिलाइजेशन और प्रोसेसिंग। स्टील स्लैग की रोड कंस्ट्रक्शन में ये किसने, सी आर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी आर आर आई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी आर आर आई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये गाइडलाइन इशू करी है। इसमें क्या है, जो स्टील वेस्ट जनरेटेड होता है ना स्टील मेकिंग के प्रोसेस में, उसे स्टील स्लैग कहते हैं। ये ऑक्साइड्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, उनके ऑक्साइड होते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जो है ना स्टील स्लैग की, वो रोड बेस को आरबीसीएम में है, रोड बेस कोर कोर्स मटेरियल जो बनाने में है ना, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, एसएसआरटी। अगर कहीं लिखने का है ना, रोड पे तुम लिख रहे हो, ये एसएसआरटी टेक्नोलॉजी यूज करो, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, तो कितना हैवी इम्पैक्ट। तो एसएसआरटी टेक्नोलॉजी रोड बेस कोर्स मटेरियल, या ब्लेंडिंग मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट वगैरह में इसका यूज़ होता है। इसके कुछ टेक्निकल फ़ायदे भी हैं कि ये रोड की ड्यूरेबिलिटी बनाता है, उन्हें स्किड ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस बनाएगा उन्हें। आप फिर दूसरा, फिसलेगी नहीं, ठीक है, टायर फिसलेगी नहीं, इकोनॉमिकल होगा। और जो इन्वायरमेंटल फ़ायदे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ 90 मिलियन टन्स ऑफ स्टील स्लैग वेस्ट, वो तो वेस्ट जनरेशन का वो होगा, और रिडक्शन होगा कार्बन फुटप्रिंट का, क्योंकि डार्क ऑक्सीजन के बारे में ये क्या थी, स्टील स्लैग के बारे में बात चल रहा था, जो स्टील स्लैग इन इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर गाइडलाइंस आई थी ना, सीआरआरआई की, उसको लेकर आई। एसएसआरटी, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, रोड बेस कोर्स मटेरियल, ब्लेंडिंग मटेरियल फॉर पोर्टलैंड, ब्लेंडिंग मटेरियल की तरह पोर्टलैंड सीमेंट में यूज हो सकता है। डार्क ऑक्सीजन क्या होती है, 13,000 फीट पैसिफिक के अंदर साइंटिस्ट ने डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर करी है। एक तो ऑक्सीजन वो है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जनरेट होती है, दूसरी वो है जनरेटेड बाय मेटेलिक नोड्यूल्स सी फ्लोर पे जो है ना, ये जो नेचुरल मेटेरियल फॉर्मेशन है ना, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, जो हाइड्रोजन को स्प्लिट करते हैं ऑक्सीजन से सी वाटर के अंदर। तो इसीलिए जो ये वाली ऑक्सीजन प्रोड्यूस है इसे डार्क ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। पहले माना जाता था कि ऐसी कोई जो भी है फोटोसिंथेसिस से ही जनरेट हो रही है ऑक्सीजन, बट ये बिलीफ अब चेंज हो रहा है, तो इसे डार्क ऑक्सीजन कहेंगे। डेनी डेनिसो डेनिसोवान डेनिसोवान बोन्स मीन्स फाउंड हुए हैं कहाँ पे, बैशिया बैशिया कास्ट केव तो मतलब पता ही है, लाइमस्टोन वाला एरिया, बैशिया डेनिसोवान, बैशिया बैशिया डेनिसोवान, निसोवान, देनी सोवान, सोवान वक्त देनी, बैशिया डेनिसोवान, देनी, बैशिया देनी सोवन, बैशिया देनी सोवन, वैश्या देनिसोवान, वैश्या कास्ट के देनिसोवान, वैश्या कास्ट के देनिसोवान, ठीक है, देनिसोवान इंडिविजुअल है। ये क्या है, एक्सटेंट स्पीशीज है होमोनिड्स की ना, देनिसोवान होमोनिड्स की एक्सटेंट स्पीशीज है, जो मॉडर्न ह्यूमंस का क्लोज रिलेटिव माना जाता है। ये साइबेरिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया, मतलब अपना पूरा ईस्टर्न जो एशिया ना पूरा, साइबेरिया से साउथ ईस्ट एशिया, ड्यूरिंग लास्ट आइस एज, ये वहाँ तक रेंज करता है। अब जो डेनिसोवान का जो डीएनए है ना, उसको वो निएंडरथल से और मॉडर्न ह्यूमन से काफ़ी मिलता जुलता है, एंड मे हैव इंटरब्रेड विद बोथ,
डेनिसोवान दोनों के साथ इंटरब्रीड करें। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका के बारे में देख लेता हूँ। डेनिसोवान, बैशिया डेनिसोवान, तिब्बतन तिब्बतन बैशिया डेनिसोवान, तिब्बतन बैशिया डेनिसोवान। लूका मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स। अर्थ की फॉर्मेशन के केवल 300 साल बाद ही ना लूका बन गया था, ठीक है। 300 मिलियन साल बाद ही लूका बन गया था। जो रिसर्चर का ये मानना है कि ब्रांचेज ऑफ लाइफ, जहाँ से लाइफ शुरू हुई ना, बैक्टीरिया, आर्किया, आर्किया, बैक्टीरिया, आर्किया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकरिया, आर्किया, बैक्टीरिया, आर्किया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया। ये 3 ब्रांचेस ऑफ लाइफ मानते हैं। बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल माइक्रोब, जिसे लूका कहते हैं। ऐसा कोई फॉसिल एविडेंस तो ऑफ कोर्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि 300 मिलियन ईयर्स अर्थ के फॉर्म होने के जस्ट बाद की बात ही कर रहे हैं। बट सजेस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स इस लूका के क्या होंगे? तो ये एनारोबिक होगा, कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो एनारोबिक तो होना ही था। और थर्मोफाइल होगा, हीट लविंग माइक्रोब होगा। ऑफ कोर्स उस टाइम पे हीट ही इतनी, वोल्केनिक इरप्शंस इतने ज़्यादा थे, अर्थ इतनी हॉट थी, तो थर्मोफाइल तो हो गई। तीसरा, मेटाबॉलिज्म उसका कुछ ऐसा होगा कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन को टर्न कर देता होगा एमोनिया में। अरे, जो उस टाइम पे था ही हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ही, तो उनको ही तो यूज करता ना। तो इसका मेटाबॉलिज्म भी देख लिया, एनारोबिक कैरेक्टर, थर्मोफाइल हमने देख लिया लूका का। अब इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 6 बच्चे गए थे इंडिया के, उसमें से 4 को गोल्ड मेडल जीता, एक ने सिल्वर मेडल, एक ने ऑनरेबल मेंशन जीता इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में ना 2024 के। ये इंडिया की अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस रही है 1989 के डेब्यू के बाद से। ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता क्या है? ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैथमेटिक कंपटीशन की, हाई स्कूल मैथमेटिक कंपटीशन फॉर, वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैथमेटिक्स कंपटीशन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, एंड इज हेल्ड एनुअली इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। इसमें हम फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। इनमें हमने ग्लोबल इंडियन एआई समिट देखी, क्वांटम गवर्नेंस देखी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इनिशिएटिव वगैरह इसके देखे। उसके बाद हमने स्नो ब्लाइंड मालवेयर देखा, हमने नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल देखा। फिर उसके बाद हमने मीटो देखी, मीटो के बाद हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखी। फिर हमने इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, ईईजी के 100 साल हो गए, वो देखा। फिर हमने आदित्य L1 देखा कि उसने पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट किया है। फिर हमने प्लेनेटरी डिफेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कि एपोफिस, हमने एपोफिस नाम इसमें पढ़ा, ओसिरिस, ओसिरिस एपोफिस एपेक्स, ओसिरिस, ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर एपेक्स हमने इसमें देखा। डार्ट, ओसिरिस, ओसिरिस एपोफस एक्सप्लोरर एपेक्स, वो हमने देखा। न्यू कोऑर्डिनेशन ग्रुप हमने देखा। मार्स ओडेसी ऑर्बिटर, ये हमने देखा। लूनार केव्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर एसएमआर्स के बारे में हमने पढ़ा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखा बीएसआर्स, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, मतलब इंडिया ने हिस्टोरिक शिफ्ट था इंडिया का टूवर्ड नॉट परमिटिंग प्राइवेट सेक्टर टू इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर एनर्जी जनरेशन में। फिर हमने देखा कि चाइना ने वर्ल्ड का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग तोकमक डिवाइस H70 बना दिया। तोकमक फ्यूजन रिएक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने स्टील स्लैग के बारे में देखा, डार्क ऑक्सीजन के बारे में देखा, डेनिसोवान, बैशिया बैशिया डेनिसोवान के बारे में देखा, बैशिया डेनिसोवान निएंडरथल। फिर हमने लूका के बारे में देखा, बैक्टीरिया आर्किया, यू यूकरिया, बैक्टीरिया आर्किया, यूकरिया। फिर हमने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में देखा, ठीक है।